बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की एक एग्जांपल देखेंगे और देखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट कैसे बनाई जाती है। हम पिछली वीडियोस में भी ये देख चुके हैं, लेकिन एक ये मज़ीद एग्जांपल हम देख रहे हैं जिसमें कुछ फर्दर टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं जो हम गो थ्रू करेंगे। स्टार्ट करते हैं। The accountant of N company has extracted the following data from its cash in bank ledger and bank statement. Okay, तो हमें कुछ डेटा दिया हुआ है कैश इन बैंक लेजर का और बैंक स्टेटमेंट का। सबसे पहले द कैश इन बैंक अकाउंट हैज अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹324,000 on December 31st 2021, while the bank statement showed a credit balance of 257,000 on the same date. तो यहाँ पे हमें बैंक लेजर का बैलेंस बताया हुआ है, डेबिट बैलेंस है, और बैंक स्टेटमेंट का बैलेंस बताया हुआ है कि क्रेडिट बैलेंस है। दोनों में डिफरेंस है, यानी कि बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट हमें बनानी है, वो डिफरेंसेस हैं वो रिकनसाइल करने हैं। अच्छा, फिर पॉइंट बी में बताता है देयर आर द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनीज बुक्स। अच्छा, अब हमने पढ़ा था कि जब भी बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाई जाएगी पहले हम वो आइटम्स आइडेंटिफाई करेंगे जिनको हमने अपनी कंपनी की बुक्स में, अपनी बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करना है। पहले हम उनकी रिकॉर्डिंग करेंगे, फिर मैंने बताया था कि एडजस्टेड लेजर का बैलेंस कैलकुलेट करेंगे टी अकाउंट के थ्रू, और फिर हम बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे। तो यहाँ पे जो डेटा हमें दिया गया है उसमें हमें पहले से ही बता दिया है कि कुछ आइटम्स हैं जो कंपनी की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किए हुए, यानी कि हमें अकाउंटिंग एंट्रीज बनानी है। ठीक है, अच्छा इन आइटम्स को देख लेते हैं पहले। अच्छा, इसके अलावा हमें जो है वो आइटम्स भी दिए हुए हैं जो बैंक ने रिकॉर्ड नहीं किए, वो भी हम देखते हैं चल के। तो यहाँ पे जो पहला आइटम है वो ये है, प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक ₹7,500। ये कोई इंटरेस्ट इनकम है जो बैंक ने क्रेडिट की है हमारे अकाउंट में, उसकी एंट्री बनानी है हमें। फिर है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹41,000। कस्टमर ने डायरेक्टली हमें हमारे अकाउंट में डिपॉजिट करा दिया है कोई अमाउंट 41,000 का, ठीक है, जिसका हमें बैंक स्टेटमेंट देख के पता चला। अच्छा, इसके बाद है डिविडेंड कलेक्शंस बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ एन कंपनी फॉर ₹12,100। अच्छा, डिविडेंड बैंक ने हमारे बिहाफ पे डिविडेंड कलेक्ट किया है। मैं डिविडेंड का ब्रीफली यहाँ पे बता दूं कि डिविडेंड ये होता है कि अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किए हुए, यानी कंपनी की शेयर्स खरीदे हुए हैं किसी, तो कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो है कुछ डिविडेंड पे करती है। यानी फॉर एग्जांपल अगर 10 रुपए का एक शेयर है तो उस पे हो सकता है कि वो 1 रुपए का डिविडेंड पे करे। तो इसी तरह से कोई इन्वेस्टमेंट की हुई होगी, कोई शेयर्स खरीदे होंगे, उस पे कुछ डिविडेंड मिला है और बैंक ने उसको हमारे अकाउंट में क्रेडिट कर दिया है। तो अभी इस स्टेज पे ये समझ लें कि इसकी एंट्री ये होती है कि डिविडेंड इनकम क्रेडिट कर देते हैं और बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं। डिविडेंड को हम डिटेल में उस वक्त पढ़ेंगे जब हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे। अभी तक के लिए इतना काफ़ी है समझना कि डिविडेंड एक इनकम होती है और इसकी एंट्री हम इस तरह से करते हैं कि जब इनकम हमें पता है कि इंक्रीज होती है तो इनकम को क्रेडिट करते हैं, डिविडेंड इनकम को क्रेडिट कर दिया हमने और बैंक अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, तो ये इसकी एंट्री हम कर देंगे अपनी बुक्स में। दूसरा इसके बाद है हमारे पास फोर्थ आइटम है बैंक सर्विस चार्जेस ₹1600। ये इसकी एंट्री हम कर देंगे। डिसऑनर्ड चेक ऑफ अ कस्टमर ₹12,500। कस्टमर को हमने कोई कस्टमर ने हमें कोई चेक दिया था जिसकी हमने अपनी बुक्स में एंट्री करी थी। बाद में जब हमने उसको डिपॉजिट किया तो पता चला वो चेक डिसऑनर हो गया और बाउंस हो गया। तो अब हमें वो एंट्री जो हमने रिसीट की कर ली थी अब उसको हमें रिवर्स करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये एंट्री हम करेंगे। अभी हम देखते हैं कि ये एंट्रीज कैसे होंगी। अच्छा, फिर है प्रॉमिसरी नोट पेड बाय द बैंक ऑन बिहाफ ऑफ एन कंपनी ₹40,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑफ ₹5,000। कोई प्रॉमिसरी नोट है हमारे पास, कोई नोट्स पेबल आ रहा होगा और वो बैंक ने पे कर दिया है फॉर ₹40,000, तो उसकी एंट्री हमें अपनी बुक्स में करनी पड़ेगी। और उसकी एंट्री क्या होगी कि हम पेमेंट की एंट्री करेंगे, बैंक को क्रेडिट कर देंगे, नोट्स पेबल को डेबिट कर देंगे, बिकॉज हमारी लायबिलिटी खत्म हो गई है, बैंक ने ऑलरेडी हमारे अकाउंट से पे कर दिया है। ठीक है, अच्छा इसके अब ये एंट्रीज हम बना लेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। ठीक है, पहले हम एंट्रीज देख लेते हैं ताकि हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने जो एंट्रीज कंपनी की अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करनी है वो रिकॉर्ड हो जाए। ठीक है, तो वन बाय वन हम एंट्रीज देख लेते हैं। उसके बाद हम देखेंगे बैंक में कौन से आइटम हैं जो रिकॉर्ड नहीं हुए, वो हम इसके बाद देखते हैं।
अच्छा, ये मैंने एंट्रीज बनाई हैं यहाँ पे। पहली एंट्री थी हमारे पास प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक अकाउंट मैंने डेबिट कर दिया, इंटरेस्ट इनकम मैंने क्रेडिट कर दी, ठीक है। दूसरी एंट्री ये थी मेरे पास डायरेक्ट डिपॉजिट्स बाय कस्टमर, बैंक में कस्टमर ने डायरेक्टली डिपॉजिट कर दिया था 41,000 का। ये आप देख सकते हैं, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर ₹41,000। तो उसमें क्या होगा कि बैंक अकाउंट मैं डेबिट कर दूंगा और अकाउंट रिसीवेबल जो कस्टमर से रिसीवेबल था उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा, ठीक है। फिर थर्ड एंट्री मैंने आपको डिविडेंड इनकम की भी समझाई है कि उसमें ये होता है कि बैंक अकाउंट को मैंने डेबिट कर दिया और डिविडेंड इनकम को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये भी एंट्री मैंने पास कर ली अपने पास। फिर उसके बाद मेरे पास एक एंट्री थी बैंक चार्जेस की, तो मैंने बैंक चार्जेस को डेबिट किया और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, ठीक है। ये बैंक स्टेटमेंट से ही पता चलते हैं बैंक चार्जेस, क्योंकि जब बैंक स्टेटमेंट आती है तो उसमें ये होता है हमारा अकाउंट डेबिट हुआ हुआ होता है, हमें बैंक अलग से नहीं बताता कि ये मैं डेबिट कर रहा हूँ। वो जब बैंक स्टेटमेंट आती है उसी में पता चलता है कि ये बैंक चार्जेस बैंक ने डिडक्ट कर ली, ठीक है। तो ये मैंने एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया और बैंक अकाउंट क्रेडिट कर दिया अपने बुक्स में। अच्छा, फिर उसके बाद था कि एक चेक था जो डिसऑनर हो गया था। कस्टमर ने हमें एक चेक दिया था और हमने उसकी एंट्री करने के बाद उसको बैंक में डिपॉजिट कर दिया था। जब वो डिपॉजिट हुआ तो पता चला कि वो बाउंस हो गया है, वो डिसऑनर हो गया है चेक। तो अब हमें कस्टमर से फिर रिसीव करना पड़ेगा अमाउंट। तो अब हम क्या करेंगे, अपने अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये भी एंट्री मैंने कर ली अपनी बुक्स पे, ये आपको नज़र आ रही है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट एंट्री थी वो ये थी कि बैंक ने कोई नोट्स पेएबल जो है, मेरे पास कोई नोट्स पेएबल जो है वो पे किए ऑन बिहाफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये आपको एंट्री नज़र आ रही है 40,000 की, ठीक है। वो ये एंट्री ये थी कि promissory note paid by the bank on behalf of N company ₹40,000 including interest of 5,000, उसमें इंटरेस्ट भी शामिल था, ठीक है। तो एंट्री जो मुझे करनी पड़ेगी अपनी बुक्स में वो नोट्स पेएबल को डेबिट करना पड़ेगा और बैंक अकाउंट को मैं क्रेडिट कर दूंगा, जो कि मैंने इस एंट्री की सूरत में कर लिया, ठीक है। बैंक अकाउंट मैंने क्रेडिट कर दिया और नोट्स पेएबल को डेबिट कर दिया। तो ये तो वो एंट्रीज थी जो मैंने अभी तक कंपनी बैंक स्टेटमेंट देखने के बाद मुझे पता चला कि कंपनी के रिकॉर्ड्स में जो एंट्रीज नहीं हुई हुई हैं वो मैंने कर ली, ठीक है। ये वाला पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अब आगे चलते हैं। आगे कुछ जो डेटा हमें दिया हुआ है वो ये है, द फॉलोइंग आइटम्स वर नॉट रिकॉर्डेड बाय द बैंक। उसमें क्या है, आउटस्टैंडिंग चेक ₹11,400। अच्छा, ये अनप्रेजेंटेड चेक हैं, सप्लायर को हमने चेक इशू किया हुआ है, सप्लायर अभी तक बैंक में लेके नहीं गया, तो हमें इस पे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हम अपनी बुक्स में ऑलरेडी पेमेंट की इंक्रीज कर चुके हैं, ठीक है। अब ये बैंक के पास पेंडिंग है, तो ये प्योरली एक रिकंसाइलिंग आइटम आएगा हमारे बैंक रिकंसिलिंग स्टेटमेंट में अनप्रेजेंटेड चेक के नाम पे, ठीक है। दूसरा क्या है, डिपॉजिट इन ट्रांजिट। ये भी हमने जो है चेक जमा करा दिया है बैंक में, जो कस्टमर से हमें चेक मिला था वो हमने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है। अभी तक वो क्लियर नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, ये भी एक रिकंसाइलिंग आइटम है, ठीक है। तो ये भी हमारी बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का पार्ट बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब आगे कुछ और डेटा दिया हुआ है हमें। मैंने बताया था कि 3 तरह के रिकंसाइलिंग आइटम्स होते हैं, एक होता है डिपॉजिट इन ट्रांजिट, एक होता है अनप्रेजेंटेड चेक और एक होता है एरर्स। तो अब हम एरर्स को देखने लगे हैं यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे एरर्स को देख रहे हैं और एरर्स जो है ये हमें कुछ दिए हुए हैं। कंपैरिजन ऑफ द कैश इन बैंक अकाउंट विद द बैंक स्टेटमेंट रिवील्ड द फॉलोइंग एरर्स। अच्छा, एरर दो दिए हुए हैं हमें, जिसमें से पहला है चेक ड्रॉन बाय एम कंपनी was debited by the bank to the account of N company for ₹4,400। अच्छा, एक एरर हुआ है वो ये है कि बैंक के पास एक चेक आया जो कि एम कंपनी ने इशू किया था, लेकिन बैंक ने रॉन्गली डेबिट कर दिया हमारे अकाउंट में, जो कि हम एन कंपनी है, लेकिन वो चेक हमारा नहीं था, वो हमारे अकाउंट में डेबिट होना ही नहीं चाहिए था। तो ये प्योरली एक बैंक का एरर है, जो हमें बैंक स्टेटमेंट देख कर पता चला कि ये चेक तो हमने इशू ही नहीं किया। तो अब इसकी कोई एंट्री हमारी बुक्स में तो होनी नहीं है, क्योंकि ये चेक हमने इशू ही नहीं किया। ये
बैंक अपने रिकॉर्ड्स में करेक्शन करेगा और एक करेक्शन एंट्री पास करेगा अपनी बुक्स में। मैंने आपको बताया था कि बैंक रिकंसिलिएशन में इस किस्म का एरर जो है वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में एक रिकंसाइलिंग आइटम आता है, और अभी हम देखेंगे कि ये रिकंसाइलिंग आइटम कैसे आएगा। इसकी हमें कंपनी की बुक्स में कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया पहला एरर। दूसरा एरर क्या है? दूसरा एरर है a check for rupees 3600 issued for payment of repair expenses was recorded by the company's accountant as 6300। अच्छा, ये जो एरर है ये प्योरली हमारी कंपनी में हुआ है, और हुआ ये है कि एक चेक हमने इशू किया था रिपेयर एक्सपेंसेस पे करने के लिए। जो चेक इशू करते हैं तो आपने एंट्री क्या करी होगी कि आपने बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया होगा और अकाउंट्स पेएबल को डेबिट किया होगा, ठीक है। और आपको करना था 3600 से, ये एंट्री आपको 3600 से करनी थी, लेकिन रॉन्गली ये एंट्री कर दी 6300 से। तो अब हमें ये वाली जो एरर है, ये वाला एरर हमें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में करेक्ट करना पड़ेगा। तो इसकी हमें एक एंट्री पास करनी पड़ेगी। इसकी एंट्री कैसे होती है पास? ये देखें, हमें करना चाहिए था बैंक अकाउंट क्रेडिट 3600 से, लेकिन हमने 6300 से कर दिया। इसका मतलब हमने ज्यादा क्रेडिट कर दिया बैंक अकाउंट, ठीक है। तो अब हम जो डिफरेंशियल अमाउंट होगा उससे हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे और अकाउंट्स पेएबल उसको हम क्रेडिट करेंगे। मैं आपको एंट्री दिखा देता हूं इसकी, ठीक है। इसकी एंट्री हमें अपनी बुक्स में पोस्ट करनी पड़ेगी, और इसकी एंट्री मैंने की है, ये एंट्री नंबर 7, ठीक है। ये एंट्री नंबर 7 ये कैसे आया? 2700 का अमाउंट, ये है 6300 माइनस 3600, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 2700। इस तरह से मैंने ये अमाउंट निकाला। मुझे एंट्री ओरिजिनल करनी चाहिए थी 3600 से, मैंने गलती से एंट्री कर दी 6300 की। तो जितने अमाउंट से ज़्यादा मैंने क्रेडिट कर दिया बैंक को, अब मैं वापस उसको बैंक को डेबिट करूंगा, बैंक को मैं डेबिट करूंगा इस अमाउंट से, और अकाउंट्स पेएबल को क्रेडिट कर दूंगा। तो ये मैंने एरर करेक्ट कर लिया अपनी बुक्स में, ठीक है। अब क्योंकि एरर्स और एंट्रीज जितनी भी थी वो सारी मैंने कर ली हैं, तो अब मैं अपनी बैंक अकाउंट का, अपने बैंक लेजर का एडजस्टेड बैलेंस निकालूंगा, और मैं देखूंगा कि अब अपडेटेड बैलेंस क्या है। उसके लिए मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ेगा, मैंने आपको बताया था। टी अकाउंट बना के मुझे सारी एंट्रीज पोस्ट करनी पड़ेंगी, और फिर मैं देखूंगा कि मेरा बैलेंस क्या निकल रहा है। तो ये मैंने टी अकाउंट बनाया है इसका, ठीक है। अब आप ये देख लें, ये टी अकाउंट बन गया। ओरिजिनली जो हमें अमाउंट दिया हुआ था बैंक लेजर का, वो था 324,000, ठीक है, 324,000। उसके बाद ये एंट्रीज मैंने करी यहाँ पे, ये सारी डेबिट एंट्रीज आ गई, ये सारी क्रेडिट एंट्रीज आ गई, ठीक है। और मैंने अमाउंट कंप्यूट कर लिया, मैंने अमाउंट कंप्यूट कर लिया 333,200। ये मेरा अमाउंट आ गया। अब मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाऊंगा इस अमाउंट से, ठीक है। अच्छा, ये एंट्रीज को मैं मजीद डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि हम ऑलरेडी इसको देख चुके हैं, इस प्रोसेस को, टी अकाउंट में एंट्रीज कैसे पोस्ट करते हैं, एडजस्टेड बैलेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। इसकी डिटेल्स में जाने की जरूरत अब नहीं है। तो ये हमारा एडजस्टेड बैलेंस है 333,200, ठीक है। अच्छा, अब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट पे आ जाए, ठीक है। ये मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है जो मैंने बनाई है। सबसे पहले कंपनी का नाम आ गया, फिर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आ गई, डेट आ गई मेरे पास 31 दिसंबर 2021, ठीक है। करेंसी मैंने मेंशन कर दी है, बैलेंस एज पर जीएल। अब देखें, बैलेंस एज पर जीएल ये मेरे पास 333,200, ठीक है, जो एडजस्टेड बैलेंस है वो है। अच्छा, उसके बाद क्योंकि ये जीएल का बैलेंस है, तो जो हमारे पास वो आइटम्स थे जो बैंक में रिकॉर्ड नहीं हुए थे वो हमें यहाँ पे रिकंसाइलिंग आइटम्स शो करने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहला रिकंसाइलिंग आइटम था हमारे पास डिपॉजिट इन ट्रांजिट, ठीक है।
वो हमने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया 83,200। वो ये था हमारे पास डिपॉजिट इन ट्रांजिट 83,200। ठीक है, फिर हमारे पास हमने ले लिया आउटस्टैंडिंग चेक्स 11,400। ठीक है, अच्छा डिपॉजिट इन ट्रांजिट चूंकि हमारे पास तो एंट्री हुई हुई है जीएल में और अभी तक बैंक में नहीं हुई, तो हमें बैंक के बैलेंस पे पहुंचना है, तो हम इसको लेस करेंगे। और अनप्रेजेंटेड चेक चूंकि हमने अपने बैंक अकाउंट को ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया है लेकिन सप्लायर बैंक में चेक लेके नहीं गया, तो बैंक में एंट्री नहीं हुई, तो बैंक के बैलेंस पे पहुंचने के लिए हमें इस बैलेंस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब एक था हमारे पास एरर, जो कि बैंक ने चेक हमारे ना, जो हमारी कंपनी का चेक नहीं था वो किसी और कंपनी का था, लेकिन रॉन्गली हमारे अकाउंट में उसने डेबिट कर दिया था, तो हमें उसको भी लेस इसलिए करना पड़ेगा कि हमें बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे पहुंचना है। ठीक है, बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस पे इसी तरह पहुंचा जाएगा कि इस एरर के अमाउंट को 4,400 को हम अपनी बैंक के बैलेंस में से लेस करेंगे, यानी जो हमारी बुक्स में बैलेंस आ रहा है बैंक का उसमें से लेस करेंगे, तो फिर हम पहुंच जाएंगे जो बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट है। अब देखें, यहाँ से मैंने बैलेंस एज पर जीएल से मैंने स्टार्ट किया और मैंने इनका सम किया, तो ये मेरे पास आ गया 257,000। अब 257,000 वो बैलेंस है जो मेरी बैंक स्टेटमेंट का है। ये मेरे पास बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बन गई, और अब हमें पता है कि हमारे जीएल के बैलेंस में और हमारे बैंक स्टेटमेंट के बैलेंस में क्या डिफरेंसेस हैं। वो एग्जैक्टली ये 3 डिफरेंसेस हैं जो अभी हमने देखे, उसमें से एक जो है डिपॉजिट इन ट्रांजिट है, एक अनप्रेजेंटेड चेक है, और एक है रॉन्ग डेबिट बाय द बैंक। ये एक एरर है जो बैंक को सही करना है, हम बैंक को इंटीमेट कर देंगे कि ये एरर अपनी बुक्स में ठीक कर लो, और बैंक हमें ये करेक्शन करने के बाद रिवाइज बैंक स्टेटमेंट हमें ये सेंड कर देगा, और जो है ना हम हमारी बुक्स रिकंसाइल हो जाएंगी। ठीक है, तो ये जो है ना बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट हमारी बन गई है इसमें। ठीक है, अच्छा अब एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं कि इसके प्रोसेस को। सबसे पहले जब आप डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर लें अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में और बैंक स्टेटमेंट में, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कोई ऐसी एंट्रीज हैं जो आपने बुक्स में रिकॉर्ड करनी है। फिर आपको ये देखना पड़ेगा, एंट्रीज करने के बाद एडजस्टेड बैलेंस निकालना पड़ेगा, और उसके बाद फिर आपको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आई होप कि अब इसमें जो है अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे बताएं, और आप वीडियो पे कमेंट करें। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और हम मज़ीद अब अपनी वीडियोस में बैंक रिकंसिलिएशन की कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। थैंक यू।